हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजवंशों के अंधकार काल के बाद के शासकों के क्रमों को देखेंगे। तो अंधकार युग के बाद पहले जो कलचुरी वंश के शासक हुए वे थे बहारेंद्र अथवा बाहरसाय। इनका शासनकाल 1480 से 1525 ईस्वी तक रहा था। बहारेंद्र साय के 2 शिलालेख कोसगई और एक शिलालेख रतनपुर क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। बहारेंद्र साय ने अपनी राजधानी रतनपुर से स्थानांतरित करके कोसंगा यानी कि वर्तमान के कोसगई क्षेत्र में कर दी थी। उन्होंने कोषागार की स्थापना भी की थी कोसगई क्षेत्र में ही। तो याद रखिएगा, बहारेंद्र या बाहरसाय के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, जो शिलालेख हैं, उनका मुख्यतः संबंध कोसगई क्षेत्र से होगा। कोसगई में बहारेंद्र साय ने कोसगई मंदिर की स्थापना की तथा चैतुरगढ़ के किले का निर्माण भी कराया था। बहारेंद्र साय एकमात्र ऐसे शासक थे जिनके शासनकाल में पठानों का आक्रमण हुआ था, परंतु वह असफल हो गया था। बहारेंद्र साय के बाद अगले शासक होंगे कल्याण साय। इनका शासनकाल 1544 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा था। बहारेंद्र साय के बाद किसी भी कलचुरी शासक के अभिलेख प्राप्त नहीं होते हैं। कल्याण साय के बारे में केवल उनकी राजस्व पुस्तिका से ही जानकारी प्राप्त होती है, जिसे मिस्टर चिस्म जो कि 1868 के समय बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए थे, उन्होंने कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका, जिसमें उनके प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व एवं सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी थी, उसी के आधार पर बिलासपुर क्षेत्र के प्रशासन एवं उनके गढ़ विभाजन को बांटा था एवं इसी राजस्व पुस्तिका के आधार पर ही कलचुरी शासन व्यवस्था के संबंध में प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तिका के आधार पर चिस्म ने रतनपुर एवं रायपुर क्षेत्र में 18 गढ़ों का उल्लेख किया है एवं दक्षिण कौशल का बस्तर सहित जो क्षेत्र है उसे दक्षिण कौशल के क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था एवं इस संपूर्ण क्षेत्र में 36 गढ़ों का उल्लेख किया है। इस प्रकार अंग्रेजों द्वारा 36 गढ़ों के इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया था। अगला है कि कल्याण साय मुगल सम्राट अशोक के समकालीन थे। इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है, इसे हम आगे क्लियर करेंगे। बाबू रेवाराम की पांडुलिपि के अनुसार कल्याण साय एवं मंडला के राजा, किसी बुक में राजस्व अधिकारी भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के मध्य जब विवाद हुआ था तो अकबर ने उन्हें दिल्ली बुलवाया था और 8 वर्ष अपने दरबार में रखने के बाद राजा के रूप में ही वापस रतनपुर क्षेत्र भेज दिया था। परंतु गोपल्ला गीत, जो कि कलचुरी वंश से संबंधित गीत है, इसमें कल्याण साय जहांगीर के शासनकाल में दिल्ली गए थे एवं तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार जहांगीर का पुत्र परवेज कल्याण साय को दिल्ली लेकर गया था, परंतु उसे गोपाल राय नामक पहलवान ने दिल्ली से मुक्त कराया था। इस प्रकार कल्याण साय के संबंध में विवादास्पद स्थिति निर्मित है। तो आप इन दोनों ही तथ्यों को देख लीजिएगा कि गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर के शासनकाल में वह दिल्ली गया था एवं बाबू रेवाराम की पांडुलिपि के अनुसार अशोक के काल में वह दिल्ली गया था। तो यह निश्चित है कि वह दिल्ली में 8 वर्षों तक रहा था। इस शासक के बाद रतनपुर कलचुरी राज्य अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुका था, यानी कि कलचुरी साम्राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था जो है वह कमज़ोर हो चुकी थी। कल्याण साय के बाद अगले शासक जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वे हैं तखत सिंह। तखत सिंह ने बिलासपुर के समीप तखतपुर नामक नगर की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त इनके शासनकाल में शिवाजी महाराज, जो कि उस समय मुगल के कैद में थे, वे भाग कर छत्तीसगढ़ क्षेत्र आए थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में वे सरगुजा के जंगलों से होते हुए रायगढ़ पहुँचे थे। इस प्रकार वे बहुत ही कम समय के लिए रतनपुर क्षेत्र में प्रवासी रहे थे। तखत सिंह के बाद अगले शासक हुए राज सिंह। राज सिंह रतनपुर के बादल महल के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। इसके दरबारी कवि थे गोपाल मिश्र, जिनकी रचना
खूब तमाशा या अद्य खूब तमाशा में उन्होंने औरंगजेब की आलोचना की थी। गोपाल मिश्र एक प्रख्यात कवि हैं। इनके संबंध में अन्य रचनाएं भी मिलती हैं, परंतु उसे हम साहित्य वाले सेक्शन में क्लियर करेंगे। राज सिंह औरंगजेब के समकालीन राजा थे। राज सिंह एक निसंतान राजा थे। उन्होंने रायपुर शाखा के मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, परंतु जब राज सिंह की मृत्यु हुई उस समय मोहन सिंह शिकार खेलने गए थे, यानी आखेटन पर गए थे। इसी कारण उन्होंने अपने चाचा सरदार सिंह या सिरदार सिंह को राजा घोषित कर दिया था, जिसके कारण मोहन सिंह रतनपुर के कलचूरियों के विरुद्ध षड्यंत्र की आश में था। इस प्रकार राज सिंह के बाद अगले शासक बने सरदार सिंह। सरदार सिंह भी निसंतान होने के कारण उसके भाई रघुनाथ सिंह को राजा बनाया गया, परंतु रघुनाथ सिंह एक वृद्ध शासक था और उसके मात्र पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण वह दुखी रहता था। उसी समय भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा विजित करने के लिए जा रहे थे, परंतु उन्होंने छत्तीसगढ़ पर भी आक्रमण कर दिया। इनके आक्रमण के विषय में यह माना जाता है कि इन्हें आक्रमण के लिए मोहन सिंह ने आमंत्रित किया था। भास्कर पंत के आक्रमण के पश्चात रतनपुर के एक हिस्से को भास्कर पंत ने नष्ट कर दिया तथा युद्ध के समय रघुनाथ सिंह, जो कि पहले से बहुत अधिक वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने युद्ध न करते हुए आत्मसमर्पण कर दिया एवं अपनी रानियों से कहा कि वे सफ़ेद ध्वज फहराकर संधि करने की घोषणा करें एवं अनुरोध करें कि उनसे संधि कर लिया जाए। इस प्रकार भोसला शासकों ने रतनपुर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उन्होंने रतनपुर के कलचूरी राजाओं के द्वारा जितनी भी संपत्ति अर्जित की थी उसे लूट लिया और युद्ध के लिए 1 लाख जुर्माना भी लगा दिया। जाते जाते भास्कर पंत ने अपने मुख्तियार यानी कि मराठा प्रतिनिधि के रूप में कल्याणगिरी गोसाई को रतनपुर क्षेत्र के लिए नियुक्त किया। ने रघुनाथ सिंह को यह अनुमति दी कि वे भोसला वंश के अधीन रहकर शासन कर सकते हैं, परंतु रघुनाथ सिंह एक वृद्ध शासक थे, इसीलिए जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। रघुनाथ सिंह के बाद अंततः मोहन सिंह राजा बने एवं मोहन सिंह मराठों के अधीन शासन करने वाले अंतिम राजा थे। इसके बाद भोसला शासकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा और इसी के साथ ही कलचूरी वंश के 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक के शासन के पश्चात मराठों के द्वारा इनका अंत हो गया। रायपुर के कलचूरी शाखा के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रतनपुर के कलचूरियों की रायपुर शाखा का प्रारंभ संभवतः 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। रायपुर शाखा के राजा ब्रह्मदेव के शिलालेख से इसके संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि लगभग 14वीं सदी के मध्य में रतनपुर के राजा के रिश्तेदार थे लक्ष्मीदेव, जिन्हें प्रतिनिधि के रूप में खल्लारी क्षेत्र भेजा गया था तथा उसके बाद उनके जो पुत्र हुए सिंघड़, उनके द्वारा रतनपुर के राजा के साथ किसी प्रकार का मतभेद हो गया था, जिसके कारण कलचूरी जो वंश था उसके जो रायपुर क्षेत्र में रहने वाले प्रतिनिधि थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इसे कलचूरी वंश का रायपुर शाखा माना जाने लगा। कलचूरियों की रायपुर शाखा के एक शासक जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वे है केशव देव। इनकी राजधानी थी खल्लारी यानी कि महासमुंद क्षेत्र में स्थित खल्लारी, परंतु इसे रायपुर की कलचूरी शाखा के संस्थापक नहीं माना जाता है। CGPSC के अनुसार रामचंद्र देव को रायपुर की कलचूरी शाखा के संस्थापक माना जाता है एवं रामचंद्र देव ने ही ब्रह्मदेव के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना की थी। रामचंद्र देव के बाद अगले शासक आते हैं ब्रह्मदेव, जिन्होंने अपनी राजधानी रायपुर नगर को बनाया और इन्हीं के शासनकाल में देवपाल मोची नामक व्यक्ति ने खल्लारी महासमुंद में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। आप इस फैक्ट को याद रखिएगा कि देवपाल मोची ने ब्रह्मदेव के शासनकाल में खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। कलचूरियों के रायपुर शाखा के अंतिम शासक रहे अमर सिंह। मराठों द्वारा जब रतनपुर के कलचूरियों को जीत लिया गया उसके पश्चात उन्होंने रायपुर शाखा के अमर सिंह को पराजित करके संपूर्ण दक्षिण कोसल क्षेत्र को अपने आधिपत्य में कर लिया।
इसके बाद हम देखते हैं कि कलचुरी वंश के पतन के क्या क्या कारण रहे होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि मोहन सिंह षड्यंत्र की आड़ में था, अतः उसका षड्यंत्र एक महत्वपूर्ण कारण बना कलचुरियों के पतन का। इसके अतिरिक्त रघुनाथ एक वृद्ध और कमज़ोर शासक था तथा रायपुर शाखा के विभाजन के बाद कलचुरियों की शक्ति क्षीण होने लगी, यानी कमज़ोर होने लगी। इसके कारण भी कलचिन सामर्थ्यता नहीं रही। अगले लेक्चर में हम कलचुरियों के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही कलचुरी वंश से संबंधित अन्य जानकारी भी देखेंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।